बच्चा बोलो क्या डेफिनेशन लिखाई थी मैंने इसके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, आप लिख भी सकते हैं इसको, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसको आप ना फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी बोल सकते हो। तो मैंने एक ही चीज़ बोली है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो वेवलेंथ माइनस से प्लस हो रही है और आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है। तो दोनों तरीके से याद करो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ एक ही फॉर्मेट में याद रख लो। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे बोल सकते हो, बट डोंट लर्न बोथ, एक ही लैंग्वेज में बोलना। अब देखो जस्ट एक रिकॉल करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। सी होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी थी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए? 3 into 10 raised to power 8 meter per second। वेरी गुड। 1 एंगस्ट्रॉम कितनी वैल्यू थी याद है? 1 एंगस्ट्रॉम 10 raised to power -10 मीटर। 1 नैनोमीटर कितनी वैल्यू थी? 10 raised to power -9 मीटर। तो मैं वो वैल्यूज बता रहा हूँ जो हम बहुत कॉमनली यूज करेंगे। 1 पिकोमीटर में कितनी वैल्यू थी? 10 raised to power -12 मीटर। तो आई होप हमें ये याद होंगी और इनके बिना हम चल नहीं सकते, तो ये वैल्यूज याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। विजिबल है बेटा? ओके, और बड़ा करूं? टॉपिक है हमारा, ठीक है जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब आप इसे अपनी कॉपी में भी लिखते रहिए और सुनते रहिए, ये हमारा कॉन्टिन्यूटी में आगे चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मतलब ये रेडिएशन के ऊपर ही है थ्योरी प्लैंक्स ने जो दी है। पहला पॉइंट है, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta. In case of light, quantum is called photon. तो क्वांटा होता है बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स। अब इस पॉइंट को समझते हैं, क्या है ये पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जरा समझो ध्यान से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसको बस आपने समझना है। इसका पॉइंट 1 है कि जो हमारे पास सन से रेडिएशंस आती हैं, जो हमारे पास सन से, मान लो आप यहाँ बैठे हो, तो हमारे पास जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो एक पैकेट की फॉर्म में आती हैं, कॉन्टिन्यूसली नहीं आती। इन पैकेट्स को नाम दिया है उसने फोटोन। सनलाइट के केस में फोटोन और नॉर्मल लाइट के केस में क्वांटा, ठीक है। तो फोटोन एनर्जी पैकेट का ही नाम है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ये पूछते हैं कि हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो पैकेट की फॉर्म में आ रही है या कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रही, डिसकॉन्टिन्यूसली आ रही है, कभी नहीं लगा। तो इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये आप हो और इधर मम्मा है किचन में, आप रोटी खाने बैठे हो टेबल पे, तो मम्मा ने एक रोटी दी, आप उसको खा रहे हो, उसके ख़त्म होने से पहले मम्मा ने दूसरी रोटी दे दी, फिर वो दूसरी खत्म होने से पहले तीसरी दे दी। तो आ तो गैप में ही रही है, बट आपकी रोटी खत्म नहीं हुई जब तक दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। तो इस तरीके से आपको पता ही नहीं चलता कॉन्टिन्यूसली आ रही है या डिसकॉन्टिन्यूसली। इसी तरह से जब एनर्जी पैकेट्स हमारे पर आते हैं हमारे पास, तो जो एक एनर्जी पैकेट है उसके खत्म होने से पहले अगला पैकेट आ जाता है, इसके खत्म होने से पहले अगला आ जाता है, और इसके खत्म होने से पहले नेक्स्ट एनर्जी पैकेट आ जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी डिसकॉन्टिन्यूटी फील नहीं होती, हमें लगता है कि एनर्जी पैकेट कॉन्टिन्यूसली ही आ रहे हैं। तो आई गेस आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से रीड करके एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, कोई डाउट आए तो पूछना। रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packets of energy। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ना ई सिंबल देते हैं, ई, कॉल्ड क्वांटा। सनलाइट के केस में क्वांटा को, क्वांटा मतलब बहुत सारे लाइट पैकेट, और सिंगल होता है क्वांटम, तो इसे हम कहते हैं फोटोन। सनलाइट के केस में हम कहते हैं फोटोन। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट है कि जो लाइट एनर्जी है ई, जो ये एनर्जी पैकेट है ना, इसकी एनर्जी को ई सिंबल देते हैं। प्लैंक्स कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। जो आपकी ई है एनर्जी पैकेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, न्यू ये भी फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसे कहते हैं एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला काम है। अच्छा, आप अपनी बुक्स चेक करोगे ना तो बुक में लिखा है 6.67, तो मैंने राउंड ऑफ करके 6.6 से लिखा हुआ है। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। सेकंड पॉइंट, प्लैंक थ्योरी का सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सन से आपके पास लाइट आ रही है पैकेट की फॉर्म में, इन पैकेट्स की एनर्जी को ई बोलते हैं, और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोलिए या न्यू बोलिए। अब हमें पता है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, पता है ना हमें फ्रीक्वेंसी, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और एच की वैल्यू कितनी बताई, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल जूल सेकेंड, विच यू हैव टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो ये भी मैंने बता दिया। दिस डेरिवेशन वी हैव ऑलरेडी डन। फिर आता है इसका थर्ड पॉइंट, कहता है कि अगर एक से ज्यादा फोटोन हो, ये वन फोटोन के लिए है, दिस इज फॉर वन फोटोन। अगर एक से ज्यादा फोटोन हो जाए तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी फोटोन हो, नंबर ऑफ फोटोन। तो आई गेस आपको ये थ्योरी समझ में आ गई। देखो थ्योरी का पहला पॉइंट कि जो हमारे पास लाइट एनर्जी आती है वो पैकेट की फॉर्म में आती है। इस पैकेट को सनलाइट के केस में फोटोन कहते हैं और क्वांटम कहते हैं नॉर्मल केस में, जो दूसरी रेडिएशंस हमें मिलती हैं सन को छोड़ के। और जो ये लाइट एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, और प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। और E इज इक्वल टू एन एच न्यू, अगर एक से ज़्यादा फोटोन है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे करना है। आप लोग बेटा साथ साथ अपनी कॉपी में लिख लो, मैं समझा रहा हूँ, यू जस्ट कीप राइटिंग इन योर कॉपी। देखो जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, एनर्जी निकालनी है तो हमें तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 6.022 इंटू into 10 10 raised power 23, 23. मतलब ये n दे दिया आपको, मतलब ये n हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया ना मोल पार्टिकल, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो इतने फोटोन हो गए। तो फ्रीक्वेंसी इज दिस, तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी हमें दे दी उन्होंने, फ्रीक्वेंसी दे दी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बस अब पुट कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14। ये है सर, इधर मैं लाइन लगा देता हूँ। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखो क्या होगा। अब मैं ना सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बच्चे कहते हैं कि हमसे होता नहीं सॉल्व, सीख लो कैसे करना है। E is equal to 6.022 into 6.6 into 5 into 10। अब देखो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये लो, अब ये कितना बना देखो, 23 प्लस 14, ये हो गया 37 माइनस 34, कितना आंसर आया, 3 आएगा। 3. हाँ तो ये आ Yes, गया sir. 6.022 इंटू 6.6 इंटू 5 इंटू 10⁻3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है, 6.022, वेरी गुड वाया, वेरी गुड, इंटू 5। दोबारा बोलना बेटा कितना है, 198, कितना है, 198
0.72 1987.2 इतना आ रहा है शायद, इंटू 10⁻³ जूल्स। यूनिट जूल में होगी एनर्जी निकाली है। एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेना, रुको मैं दोबारा कर लेता हूँ। 6.022 इंटू 6.6 इंटू 5 तो आ रहा है 198.72। ठीक बोल रहे थे, पॉइंट आपका एक पहले आएगा। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर भी आप चेक कर लेना, जो भी आए 198.7 लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। समझ में कैसे करना है इसे? तो अब आप इसे नोट कर लो और नोट करके मुझे डन बोलो। अब ये आपका नोट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप अपनी कॉपी में साथ के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखते रहो, मैं साथ के साथ इसके बारे में आपको समझाता भी रहूंगा। कह रहा है 100 वॉट बल्ब, मतलब आपको पावर दी है 100 वॉट। यहाँ पे ना थोड़ी सी हमारा 10th का फिजिक्स का फॉर्मूला लगेगा। फिजिक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और इसकी यूनिट थी हमारी वॉट। और वॉट होता है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। फॉर्मूले से आया ये वॉट होता है पावर 1 जूल बाय 1 सेकेंड, तो बस ये याद रखना। तो 100 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल कलर वाली लाइट या लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब n निकालना है। तो फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू NH न्यू, ये n हमने निकालना है। अब यहाँ पे E कितना है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ ना, E आपने 100 लेना है। अच्छा 100 क्यों लेना है? क्योंकि डेफिनेशन देखो क्या कहती है, 1 वॉट, 100 वॉट का क्या मतलब होता है? 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 1 जूल एनर्जी। मतलब आप एनर्जी कितनी लोगे? 100 जूल्स। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जूल पर सेकेंड है। फिर से सुनो ध्यान से। यस सर। पावर होता है वॉट और वॉट होता है जूल सेकेंड। तो 100 वॉट मतलब 100 जूल इन 1 सेकेंड, मतलब एनर्जी 100 जूल आई पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड ही होती है। तो E की वैल्यू हो जाएगी 100। यहाँ पे बच्चे ना गड़बड़ करते हैं कि पावर दिया हुआ है, हम E कैसे लगाएं, तो मैंने आपको बता दिया। तो E 100 है, N निकालना है, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, नंबर ऑफ वेव्स 1 है ना, तो 1/t और 1 सेकेंड आ गया तो 1/t हो जाएगा आपका। तो बस पर सेकेंड आप निकाल सकते हो। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 100 6.6 इंटू 10⁻34, बस आप इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाए इतने आपके फोटोन्स हो जाएंगे। जो भी आपका आंसर आ जाए इसे सॉल्व करके बस इसे सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 बाय 6.6 तो ये आ जाए 15.1, 15.1 के करीब आ जाएगा। इसे नोट करो और कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको आप देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने इरेज किया। सर क्योंकि बेटा वेवलेंथ तो हमने पुट ही नहीं की। हाँ वही कह रहा हूँ ना, हमारी एक वैल्यू रह गई। जस्ट वेट, मैं उसको अभी ठीक करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये इरेज कर दिया मैंने। अब देखो हमें पता है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो ये अब यूज हो जाएगा, यानी हमने जो फॉर्मूला है ना फ्रीक्वेंसी का 1/t यूज नहीं करना, क्योंकि हमें ऑलरेडी वेवलेंथ दी हुई है, तो हम ये वाला करेंगे। बस ये गलती हो गई थी। तो F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो C होएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा आपने निकाला है 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। बस आप सॉल्व कर लो। तो E इज इक्वल टू n हमें निकालना है, H 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी है हमारी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10⁻⁻9 और E है हमारा 100। तो 100 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻9
divided by 6.6 into 10 raised power minus 34 into 3 into 10 raised power 8 is equal to n। बन जाएगा ना बेटा ये इक्वेशन? चेक करो, ये इक्वेशन बन जाएगी, चेक करो। यस सर। बस अब आप इसे सॉल्व कर लेना, अब जैसे आपको सिखाया है। जैसे ये आपका ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ये 34 है, ये प्लस में हो जाएगा। पहले पावर्स को सेट कर लो। चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे करना है। पहले आप जो है यहाँ पे पावर्स को सेट कर लो। तो इसकी पावर्स देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 100 इंटू 400 अपॉन 6.6 इंटू 3 इंटू 10 raised power minus 9 minus 8 एंड प्लस 34। बताओ कितना आएगा? 34 में से 8 8 16 17 माइनस कर दो, कितना आया? 17 प्लस 17 आ गया, आई गेस, है ना? आ गया? बोलो बेटा। 40 1 2 3 4 हाँ जी सर। 40,000 इंटू 10 raised power 17 अपॉन ये हो जाएगा 19.8। यहाँ से भी पावर इसको दे दो, तो ये हो गया 40 अपॉन 19.8 इंटू 10 raised power 20। तो 40 ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय कितना है? 19.8। तो ये मैं ना आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 2.2 ये है आपका एक्चुअल आंसर। 2.02 इंटू 10 raised power 20 फोटोन्स, दैट्स इट। अब इसमें सब कुछ यूज हो गया। जस्ट अब आप इसे नोट कर लो और कोई डाउट आता है तो बोलो बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं यहाँ से सिर्फ हेडिंग ले रहा हूँ, बाकी मैं इसको खुद समझाता हूँ ये होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर बाद में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए टॉपिक का नाम है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझना, ध्यान से समझना, व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट। लाइट के इफेक्ट से करंट बन जाए उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे आपने फोटो सेल्स देखे हैं, सोलर सेल देखे हैं, वो सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। जैसे इसको समझाते हैं, जैसे मान लो ये एक मेटल है, वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है लाइट फॉल करने पे। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने एक ही दिखाया। अब यहाँ पे लाइट फॉल हुई, लाइट एक वेव की फॉर्म में आती है, लाइट एनर्जी फॉल हुई। जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल हुई तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ये कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना, ऐसे मैं गोल गोल दिखा रहा हूँ, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। इस एब्सॉर्ब एनर्जी को हम नाम देते हैं ई नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब क्या होगा? एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद जो इसकी बॉन्ड है ना, अट्रैक्शन फोर्स, वो टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इस कंसेप्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, ये मेटल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन मूव हो गया। इस कंसेप्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो जरा, डेफिनेशन कॉपी में लिखवा रहा हूँ, लिखो। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो जो हमारी लाइट एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सुटेबल का मतलब जितनी चाहिए उतनी एनर्जी, कम आएगी तो नहीं होगा। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर। इजेक्शन मतलब मूव कर जाना, वहां से हट जाना। अक्कर, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए इसे कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर जाता है। मूव करके वो जाएगा कहाँ? मूव कर जाएगा मेटल में। मेटल में सर्किट कंप्लीट कर देगा, जो भी आपने जोड़ा होगा, तो वो बात की बात है।
तो मूव कर जाएगा तो मतलब करंट बन जाएगा, जैसे आपके सोलर सेल्स में काम होता है, तो इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखो क्या बनेगी। लाइट एनर्जी फॉल हुई, उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, तो इसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। इसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जो एब्जॉर्ब हो गई, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये नाम याद होने चाहिए, ये नाम यूज होते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब इसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल। ये भी E है तो ये भी किसके इक्वल होएगा, एच न्यू नॉट। मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी है ना, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए ऊपर हमने दे दिया है, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मॉडिफिकेशन बनेगी, इसे आप लोग नोट कर लो। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जस्ट कीप इन माइंड, इसे नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ जी बेटा, इस न्यूमेरिकल को अब आप पढ़िए अपने आप। पढ़ने के बाद इसे खुद ट्राई करके सॉल्व कीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, क्योंकि हमारा टाइम आउट में 10 मिनट्स के आसपास रह गए हैं, उसमें से मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप घर बैठ के इसे तैयार करेंगे। बाकी हमारी क्लास 2 बजे होगी, ठीक है। करो इसको ट्राई। तो देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझना ये हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा था थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको न्यू नॉट दिया हुआ है 7 × 10⁻14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 × 10⁻15 पर सेकेंड हिट द मेटल सरफेस। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। ई होता है एच न्यू और ई नॉट होता है एच न्यू नॉट। एच इसमें से कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट रह गया। अब एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 15, 10⁻15 ले लो, इतना ही हुआ ना। 1 × 10⁻15 मतलब 10⁻15 माइनस थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड है 7 × 10⁻14। अब देखो अब यहाँ से आपका क्या कॉमन निकल सकता है, बताओ क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ से। यहाँ से 6.6 × 10⁻−34 × 10⁻14 कॉमन निकल सकता है। अगर आप 10⁻14 कॉमन निकालो तो 10 रह गया, 15 में से 14, ये 5 लिख दिया था, 15 में से आप 14 निकाल लो तो 10 रह गया -7। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से करना है। तो मैं कैलकुलेशंस करनी भी सिखा रहा हूँ। तो 7 रह गया पीछे, तो बस अब ये हो गया सॉल्व। 6.6 × 10⁻, माइनस कर लो कितना आया, -20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 19.8 × 10⁻⁻20 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से लग जाएगा। यहाँ पे कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमने हाफ mv² क्यों नहीं लगाया, तो हमें ना तो मास दिया हुआ है ना वेलोसिटी, तो हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई ना। इस फॉर्मूले को बस हमने रीअरेंज किया, इसमें से काइनेटिक एनर्जी को एक साइड ले गए और हमने ये टॉपिक इस तरह से सॉल्व कर लिया। बोलिए बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक आज हमने करना था।